हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू दीपक शर्मा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर रहे थे, कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट हमारा चल रहा था, राइट। तो हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 है आज। लेक्चर नंबर 1 में मैंने क्या किया, कॉस्ट अकाउंटिंग जो हमारा सब्जेक्ट है उसका पूरा बेसिक बैकग्राउंड मैंने दे दिया वहां पे। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ये ना, ये सारे जो टर्मिनोलॉजी है इनका पूरा टेक्निकल डेफिनेशन के साथ साथ इसकी जो कंसेप्चुअल बातें हैं मैंने वहां पे की है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि आप जाकर पहले लेक्चर नंबर 1 को देख लो, ठीक है। वो सिक्वेंसली आप आकर देखते रहना, लेक्चर नंबर 1 2 3 एंड सो फोर्थ, ऐसे आप चल कर देखते रहना। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 2 के अंदर में मैं क्या लेने वाला हूँ, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो क्या करने वाले इस पर्टिकुलर वीडियो में, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट हम लोग डिस्कस करने वाले, राइट। तो कॉस्ट मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था दैट व्हाट इज कॉस्ट। Sir, the cost is the amount of resources that is given up for the production of goods or rendering of services. Goods का प्रोडक्शन करने के लिए या सर्विस को रेंडर करने के लिए जो भी हमारे को एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, दैट इज कॉस्ट, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट के वेरियस क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कौन कौन से बेसिस को लेकर हम लोग कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहला बेसिस लेने वाला हूं क्लासिफाई करने के लिए। सी, आई हैव हियर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट on the basis of nature of expense, ठीक है। on the basis of nature of expense मैं कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकता हूं किसमें, नंबर 1 मटेरियल कॉस्ट, ओके, नंबर 2 लेबर कॉस्ट, एंड नंबर 3 वी हैव एक्सपेंसेस, ठीक है। नेचर के बेसिस को लेकर, नेचर को बेस लेकर कर हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मटेरियल कॉस्ट में, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंस कॉस्ट में। सर ये मटेरियल कॉस्ट क्या, मटेरियल कॉस्ट मतलब द कॉस्ट इनकर्ड फॉर द मटेरियल, ठीक है। एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और अगर प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उसके अंदर में कुछ ना कुछ मटेरियल होगा। से फॉर एग्जांपल इट्स अ मार्कर, और मार्कर को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मटेरियल लगा होगा, राइट। सो द मटेरियल है मटेरियल कॉस्ट के अंदर में। मटेरियल कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल इनकर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, राइट। मटेरियल कॉस्ट यानी कि द कॉस्ट विच इज इनकर्ड फॉर द मटेरियल, मटेरियल कितने का लगा है, दैट इज मटेरियल कॉस्ट, ओके। अब मैं बता दूं कि मटेरियल कॉस्ट जब हम लोग लिखते हैं तो मटेरियल कॉस्ट के अंदर में बहुत सारी आइटम का एडजस्टमेंट आप लोगों को करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखो क्या हुआ ना, मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैं ये मार्कर बना रहा हूं, अगर मैं ये मार्कर बना रहा हूं तो मुझे मार्कर का रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, मार्कर बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, राइट। अगर मैं मार्केट में जाकर रॉ मटेरियल खरीदता हूं तो मार्केट में रॉ मटेरियल मैंने खरीद लिया, लेकिन उसको मेरे गोडाउन तक लेकर आना है ना, मेरा फैक्ट्री तक तो लेकर आना है ना। तो फैक्ट्री तक लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ेगा, राइट। कैरेज इनकर करना पड़ेगा, कैरेज इनवर्ड इनकर करना पड़ेगा, राइट। कुछ फ्रेट देना पड़ सकता है, राइट। कुछ ड्यूटी टैक्सेस देना पड़ सकता है। तो इन सारी चीजों को मैं क्या करूंगा, मटेरियल कॉस्ट में ऐड कर दूंगा, राइट। पहले मैंने क्या बोला, मटेरियल कॉस्ट का मतलब कॉस्ट विच इज इनकर्ड ऑन मटेरियल। मटेरियल क्यों हम लोग यूज करें, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, दैट इज मटेरियल कॉस्ट। और मटेरियल कॉस्ट के अंदर में वो सारे टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फ्रेट वगैरह सब ऐड कर देना। लेकिन एक बात का ध्यान रख लेना, अगर किसी भी तरह का ड्यूटी का, किसी भी तरह का टैक्सेस का अगर आपको रिफंड मिल जाता है ना, तो दैट विल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल का पार्ट वो नहीं बनेगा, मटेरियल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। से फॉर एग्जांपल जीएसटी, आप लोगों ने जब मटेरियल खरीदा ना, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको मटेरियल दरकार थी, और मटेरियल जब आप लोगों ने खरीदा तो सामने वाली पार्टी ने, जो सेलर है, जो सप्लायर है रॉ मटेरियल का, उसने जीएसटी चार्ज किया था। अब ये जीएसटी को आप अपने कॉस्ट में मत लिख लेना, मटेरियल कॉस्ट में पूरा का पूरा टैक्स अमाउंट मत ऐड कर लेना, क्योंकि जीएसटी का आपको क्रेडिट मिल जाता है, राइट। अगर आप लोग जीएसटी पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा जीएसटी का क्रेडिट मिल जाता है, ठीक है। जितना आप लोग पीछे जीएसटी पे करके आते हो वो पैसा आपको वापस मिल जाता है। सेम इज द केस विद वैट हो गया, एक्साइज हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका जो रिफंड मिलने वाला अमाउंट होगा ना, जो हम लोगों को पैसा वापस मिल जाएगा, वो हम लोग वहां से लेस कर देते हैं। लेकिन फ्रेट हो गया, कैरेज हो गया, ठीक है ना, ट्रांजिट में इंश्योरेंस मैंने करवा लिया, तो वो सारा क्या होगा, मटेरियल कॉस्ट के अंदर में ऐड कर दिया जाएगा। लेबर कॉस्ट क्या होता है सर, सिंपल, लेबर कॉस्ट यानी कि लेबर के पीछे हम लोगों ने कितना खर्च किया, लेबर जो कि हमारे फैक्ट्री में काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोगों को गुड्स प्रोड्यूस करना है या फिर सर्विस रेंडर करना है, दैट इज व्हाई वी आर एम्प्लॉइंग लेबर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लोग लेबर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय करवा रहे हैं, अब वो लेबर 2 तरह का हो सकता है, ठीक है। ये लेबर 2 तरह का लेबर हो सकता है। पहला, दिस लेबर कैन बी परमानेंट लेबर, राइट, और दिस कैन बी टेम्पररी वन, ठीक है। टेम्पररी वन, परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है। परमानेंट होगा या टेम्पररी होगा, सैलरी वेजेस तो पेमेंट करना है ना, नहीं, लेबर को वेजेस पेमेंट करना है या नहीं, हाँ सर पेमेंट तो करेंगे, परमानेंट हो या फिर टेम्पररी हो क्या फर्क पड़ता है। और सर लेबर में आपको क्या क्या एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ता है, सर वेजेस देते हैं,
सैलरी देते हैं, राइट। और क्या देते हैं, परक्यूजाइट के तौर पे दे देते हैं। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में जो हम लोग पैसा उनकी तरफ से ट्रांसफर करते हैं वो होता है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय के नाम पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोविडेंट फंड में भी कुछ पैसा कंट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट। बहुत सारे फंड में उनके नाम पे पैसा कंट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो वो सारे खर्च भी क्या हो जाएंगे, लेबर कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। और एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, एनीथिंग अदर देन एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड अदर देन मटेरियल एंड लेबर। मटेरियल और लेबर के अलावा हर कोई एक्सपेंडिचर विल बी एक्सपेंसेस, ओके। मटेरियल एंड लेबर के अलावा सारे खर्चे क्या होंगे, एक्सपेंस के गिनती में आ जाएंगे, राइट। इसमें सारे एक्सपेंडिचर इंक्लूड हो जाते हैं। सो दिस वर द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के बेसिस में मैंने क्या किया, कॉस्ट को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया, राइट। इस चीज को अभी ही याद करते हुए चलना है फ्रेंड्स, ठीक है। इतना मेरा तो कहना ये होगा कि आप लोगों के लिए कि इस बेसिस को ज्यादा ना याद रखते हुए आप ये याद रखो यार कि मटेरियल कॉस्ट अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या चीजें जाएंगी और क्या क्या चीजें नहीं जाएंगी। लेबर अगर कॉस्ट पढ़ रहे हैं तो लेबर कॉस्ट के अंदर में क्या क्या चीजें जाएंगी, क्या क्या नहीं जाएंगी। लेबर कॉस्ट आखिर होता क्या है, एक्सपेंस होता है क्या, राइट। तो गिव मोर अटेंशन टू दैट थिंग। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, सेकंड बेसिस लेने वाला हूं फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मैं यहां पे लेता हूं सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज द मोस्ट फेवरेट वन विच आई वुड लाइक टू डिस्कस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी तो बोलते हैं ना, ट्रेस करना। इसके बेसिस में हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ जो कॉस्ट है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक होता है हमारा डायरेक्ट कॉस्ट और एक होता है हमारा यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओके। एक होता है हमारा डायरेक्ट कॉस्ट और एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी वी कैन डिवाइड और वी कैन क्लासिफाई कॉस्ट एज डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, राइट सर। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है वो मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। पहले मैं बता दूं कि डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है। इसका देखो अगर टेक्निकली इसके डेफिनेशन पे चले ना, ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट, ओके, direct cost are those costs the cost of which can be directly attributable or directly allocated to a particular cost center या cost unit। किसी भी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट में अगर हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएं कि कितना खर्चा लगा है तो हम लोग उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, टेंशन नहीं लेना है, आराम से समझना है, ध्यान देखो। मैं पहले आपको बता दूं, ठीक है, जैसे हमारा मटेरियल होता है, लेबर होता है और एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं ना, ये भी डायरेक्ट हो सकते हैं, इनडायरेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जब पढ़ा रहा था प्रीवियस वीडियो में, वहां पे मैंने बोला था किसी भी कॉस्ट के अंदर में, किसी भी चीज के प्रोडक्ट के अंदर में 3 जगह पे खर्च लगते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 जगह पे खर्च लगते हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस पे खर्च लगते हैं, ठीक है। मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी कॉस्ट को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, राइट। मैं इस जो डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, इसको इस तरीके से समझाना चाहता हूँ। देखो हमारा जो मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस में खर्च होता है ना, ये मटेरियल हो या लेबर हो या एक्सपेंस हो, ये 2 तरीके से हो सकते हैं। ये डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकते हैं, या इनडायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो सकते हैं, ठीक है। जब मैं बोलता हूं कि डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसका मतलब होता है कि इनके खर्चे किसी भी प्रोडक्ट में डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। मतलब प्रोडक्ट को देखकर हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें इतने का मटेरियल लगा है, इतने का लेबर लगा है, इतने का एक्सपेंसेस लगा है। अगर प्रोडक्ट को उठाते ही अगर हम लोग ये आइडेंटिफाई कर ले कि हाँ इसमें इतने का मटेरियल, इतने का लेबर, इतने का एक्सपेंस लगा है, तो मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस में जितने खर्च हुआ है ना, हम लोग डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, डायरेक्टली एलोकेट कर पा रहे हैं टू ए पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट। मैं आप लोगों को बताया था कॉस्ट सेंटर यानी कि वो डिपार्टमेंट, वो यूनिट है ना, वो डिवीजन, वो सेगमेंट, वो प्रोजेक्ट जिसके लिए हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट इनकर कर रहा हूँ, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे मेरे को मटेरियल खर्चा करना पड़ा होगा, लेबर खर्च करना पड़ा होगा, है ना, एक्सपेंस में खर्च करना पड़ा होगा। मैं बोलता हूं मटेरियल कितना खर्च हुआ है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मेरा मटेरियल कितना खर्च हुआ है वो मुझे पता है, पूरा पता चल रहा है कि हाँ इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इतने का ही मटेरियल खर्च हुआ है, राइट। तो मैं उसको बोलता हूँ वो डायरेक्ट मटेरियल है। क्यों डायरेक्ट मटेरियल है? क्योंकि वो मटेरियल का कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट। किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे जितने का मटेरियल खर्च हुआ है, अगर वो मटेरियल में इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि कितने का मटेरियल खर्च हुआ है, तो वो डायरेक्ट मटेरियल है। उसी तरह लेबर, अगर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे लेबर का खर्च हुआ है और अगर लेबर का खर्च हुआ है तो कितना खर्च हुआ है, अगर मैं डायरेक्टली पता लगा पा रहा हूँ, डायरेक्टली इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से पता लगा पा रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा कि वो डायरेक्ट
लेबर है, और एक्सपेंसेस भी उसी तरीके से अगर पता लगा पा रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को निभाने में, कंप्लीट करने में मुझे कितने का एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ा, अगर वो मुझे पता चल पा रहा है, देख के ही पता चल पा रहा है कि हाँ इसमें तो इतना का एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है, तो दैट एक्सपेंडिचर को भी बोलेंगे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। और ये सारा हम लोग का डायरेक्ट कॉस्ट के दायरे में आ जाता है। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। और डायरेक्ट इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज द कॉस्ट ऑफ दिस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैन बी एट्रीब्यूटेबल और कैन बी एलोकेटेड टू ए पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। एलोकेटेड का बोलने से मेरा मतलब होता है बांट सकते हैं, है ना। अगर ये प्रोजेक्ट है, से फॉर एग्जाम्पल, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूं मैं, बोलता हूं एक टेबल, ठीक है, समझो एक ये टेबल है ना, हमारे घर में टेबल होता है ना, कुछ ऐसे 4 पैर हैं उसके, ठीक है, जस्ट 4 लेग्स, ये कुछ हमारा एक टेबल है। मैं बोलता हूँ टेबल को बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत होगी, राइट, वी कॉल इट एज टिम्बर। टिम्बर हमको चाहिए, अगर हमको टेबल बनाना है तो हमको टिम्बर चाहिए। अगर मैं टेबल को उठाता हूँ और देख के बताता हूँ कि हाँ इसमें इतना लकड़ी लगा है, इतने का इसमें टिम्बर लगा है, ठीक है, वुड लगा है, अगर मैं बता पा रहा हूँ कि हाँ कि इस टेबल के अंदर में कितने रुपए का टिम्बर लगा होगा, डायरेक्टली अगर बता पा रहा हूँ कि हाँ इसमें तो 300 रुपए का टिम्बर लगा होगा और 300 रुपए का टिम्बर में ये जो टेबल है तैयार हो जाना चाहिए। अगर मैं 300 रुपए टिम्बर में खर्च करता हूँ तो ये मेरा टेबल रेडी हो जाएगा, राइट। तो मेरे को अगर डायरेक्टली पता चल पा रहा है, देख के पता चल पा रहा है कि हाँ इस पर्टिकुलर टेबल में इतने का टिम्बर लगा, तो ये मेरा बन जाएगा डायरेक्ट मटेरियल। क्यों? क्योंकि इसमें जितना खर्च हुआ है, इस मटेरियल में जितना खर्च हुआ है वो मैं डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ में डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल इस टेबल को बनाने के लिए मुझे बहुत सारे कील लगे हुए, कील गम लगे होंगे, फेविकॉल जिसको बोलते हैं ना, वो लगाने होंगे। इनको चिपकाने के लिए, आपस में लेग को जोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ा होगा? फेविकॉल से इनको चिपकाना पड़ा होगा। कैन यू टेल मी कि इसमें कितने रुपए का फेविकॉल लगा होगा? आप लोगों ने बड़ी आसानी से बता दिया कि हाँ 300 रुपए का अगर आप लकड़ी लाते हो, 300 रुपए का अगर वुड लाते हो तो उस वुड से ये आप टेबल तैयार कर सकते हो। लेकिन टेल मी, इसको चिपकाने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए जो आपको फेविकॉल चाहिए, उसमें कितने रुपए का फेविकॉल लगा होगा? क्या आप देखकर पता लगा सकते हो? यू कैन नॉट, नो वन कैन मैन, इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। कैसे पता लगा पाएगा कि चिपकाने के लिए, आपस में पैरों को जोड़ने के लिए, है ना, इस टेबल के पैर को लगाने के लिए कितने का फेविकॉल लगा होगा? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई? यू कैन नॉट, राइट। तो क्या करना पड़ेगा? उसके कॉस्ट को अलग तरीके से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बहुत अलग तरीके से हम लोगों को निकालना पड़ेगा। दैट इज मीन्स, उसका मतलब क्या है, उस जो वो भी मटेरियल है, फेविकॉल इज ऑल्सो ए मटेरियल, लेकिन फेविकॉल का जो मटेरियल है ना, ये जो मटेरियल है उसका कॉस्ट क्या हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? क्या इसके साथ आइडेंटिफाई हो पा रहा है कि कितने का मटेरियल हमको लगा, फेविकॉल में कितने रुपए का मटेरियल लगा? क्या हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? सर नहीं कर पा रहे। दैट इज व्हाई इट इज एन इनडायरेक्ट मटेरियल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारा टिम्बर का कॉस्ट हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, राइट। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको डायरेक्ट मटेरियल। फर्क समझ आ रहा है? डायरेक्ट मटेरियल क्यों बोलते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल क्यों बोलते हैं? क्लियर हो जाना आज के बाद में, कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है। कोई पूछे फट से बोलना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर का और डायरेक्ट एक्सपेंस का सिंपल मतलब यही होता है, किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या डिवीजन या फिर प्रोडक्ट के साथ में वो इजिली आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। लेकिन वही इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसके खर्चे जो है डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल नहीं होते हैं विद पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट, ओके। अब मैं बता दूं आपको एक और चीज मैं यहाँ पर डिस्क्लोज कर देना चाहता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होता है ना, इट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। याद रख लेना एक चीज को, मैं आगे और जब स्टेटमेंट बनवा के सिखाऊंगा आप लोगों को, कॉस्ट शीट बनाने के लिए सिखाऊंगा कि किसी भी चीज़ का, प्रोडक्ट का जब कॉस्ट आइडेंटिफाई करते हैं, टोटल कॉस्ट निकालते हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ का यूज होगा, ठीक है। ये वर्ड हमारे सामने आएगा। अभी के लिए बस इतना समझो, द सम ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, द सम ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंडिचर मतलब द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नोन एज प्राइम कॉस्ट, एंड द सम ऑफ ऑल इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड एज ओवरहेड। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा ओवरहेड, ओवरहेड यानी कि ऊपरी खर्चा, ठीक है ना। ओवर एंड अबव द प्राइम कॉस्ट, वो खर्चा जो कि ओवर एंड अबव द प्राइम कॉस्ट लगा। प्राइम कॉस्ट के अलावा जितने भी खर्चे लगे हैं, प्राइम कॉस्ट के अलावा जितने भी खर्चे लगे, दोज आर ऑल ओवरहेड, ओके। ओवरहेड इज व्हाट? सम टोटल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। अभी के लिए इतना ही। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है। अब इसको नोट डाउन कर लो फ्रेंड्स। Up friends, on the basis of behavior, okay, next classification we have on the basis of behavior, behavioral classification। बिहेवियर के वाइज हम लोग, बिहेवियर को बेस लेकर के हम लोग कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन सच बेसिस। देखो, बिहेवियर को बेस लेके हम लोग कॉस्ट को क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला हमारा कॉस्ट आएगा फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। सेकंड आएगा हमारा
वेरिएबल कॉस्ट, थर्ड आएगा हमारा सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। सेमी फिक्स नहीं बोलते मैं इसको, तो सेमी वेरिएबल बोल देते हैं। एक ही सेमी वेरिएबल कॉस्ट, राइट। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लें। सो फ्रेंड्स, वी हैव फिक्स्ड कॉस्ट, देन वेरिएबल कॉस्ट, थर्डली हम लोग डिस्कस करेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बहुत अच्छे तरीके से समझना है इसको, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है वो खर्चे जो टोटल में फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वो खर्चे जो टोटल में फिक्स्ड होते हैं बट पर यूनिट में वैरी करते हैं। से फॉर एग्जांपल, ठीक है, से फॉर एग्जांपल मेरा मैनेजर है, ठीक है, एक मैनेजर है जिसका पर मंथ मैं सैलरी कितना देता हूं पता है? 10,000 रुपीज। मेरा मैनेजर है जिसको मैं पर मंथ सैलरी देता हूं 10,000 रुपीज। तो बताओ 1 ईयर में उसको सैलरी कितना दे रहा हूं? 10,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ, दैट इज 1,20,000 रुपीज मैं क्या दे रहा हूं? उसको सैलरी दे रहा हूं पर ईयर, राइट। मैं बोलता हूं 1,20,000 जो है, 1,20,000 जो है मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है। क्यों फिक्स्ड कॉस्ट है पता है? फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है वो खर्चे जो फिक्स होते हैं। आपका प्रोडक्शन हो ना हो, आप क्या हो, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। फॉर एग्जांपल एक मैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हूँ, ठीक है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ जो मैन्युफैक्चर करता हूँ, ठीक है। वहां पे मैंने क्या किया है, अपने लिए एक मैनेजर रखा है, ठीक है, हु इज मैनेजिंग माय एंटरप्राइज, मेरे बिजनेस को मैनेज कर रहा है, राइट। अब क्या होता है ना, मैनेजर की जो सैलरी होती है वो फिक्स्ड इन नेचर होती है। क्यों बोल रहा हूं फिक्स्ड इन नेचर है? क्योंकि आप सोच कर देखना, अगर आपके बिजनेस में प्रोडक्शन हो तो भी मैनेजर 10,000 रुपए का महीना लेगा एज अ सैलरी। आपके बिजनेस में प्रोडक्शन ना हो तो भी मैनेजर 10,000 रुपए का सैलरी प्रति महीना लेता रहेगा, राइट। वो कभी बोलेगा क्या, सर मैं मालिक हूं, मेरा मैनेजर है, मैनेजर कभी मेरे को बोलेगा कि सर इस महीना तो आप लोगों ने प्रोडक्शन किया ही नहीं है, ठीक है, बिजनेस इस महीने के लिए बंद था, प्रोडक्शन हुआ नहीं है, काम कीजिए, आप मुझे 10,000 रुपए इस महीने का नहीं दीजिए क्योंकि सिंस प्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं है। ऐसा कभी बोलेगा क्या? कभी बोलेगा क्या? कभी नहीं बोलेगा सर। मैनेजर तो बोलेगा कि मेरे को क्या मतलब है, मैं आपके बिजनेस में काम कर रहा हूँ, आपने मुझे बोला था, वादा किया था कि हर महीने तुम काम करो, मैं तुम्हें 10,000 रुपीज एज सैलरी दूंगा। अब आपका प्रोडक्शन नहीं किया तो मैं क्या करूँ? आपको प्रोडक्शन होने से भी 10,000 रुपीज लगेगा, प्रोडक्शन ना होने से भी 10,000 रुपीज पर मंथ लगेगा ही लगेगा। दैट इज फिक्स्ड इन नेचर, ठीक है ना। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है फिक्स्ड कॉस्ट का, कि फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटपुट। आउटपुट जीरो हो तो भी फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही लगेगा, आउटपुट जितना होना चाहिए था उतना हो तो भी फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा, आउटपुट जितना होना चाहिए था अगर उससे कम भी हो रहा फिर भी फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही लगेगा, राइट। फिक्स्ड कॉस्ट का ये नेचर होता है। और फिक्स्ड कॉस्ट मैंने क्या बोला, फिक्स्ड कॉस्ट जो है ना टोटल में हमेशा सेम होता है, ठीक है। टोटल यानी कि मेरे को साल भर में अपने मैनेजर को कितना पेमेंट करना है सर? 1,20,000 रुपीज का प्रति ईयर, एक साल में पेमेंट करना है, राइट। लेकिन मैं बोलता हूं से फॉर एग्जाम्पल मैंने इस साल प्रोडक्शन कितना किया पता है? प्रोडक्शन किया है 10,000 यूनिट्स का, ठीक है। अगर मैं बोलूं 1,20,000 मैंने खर्चा किया, ठीक है, टोटल में 1,20,000 खर्चा किया टोटल में, और मैं प्रोडक्शन कितना किया हूं 10,000 यूनिट्स में, तो बताओ तो मैं एक यूनिट के लिए मैनेजर का खर्चा कितना आ रहा है? बताओ 10,000 यूनिट्स मैंने खर्च किया ना, तो एक यूनिट के लिए मैनेजर का खर्चा कितना आ रहा है? ये तीन कटा 12 रुपया, 12 रुपया प्रति यूनिट, मतलब एक यूनिट के लिए 12 रुपये का खर्चा आ रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया? 12 रुपया आ गया, राइट। मैं और एक जलवा आपको दिखाता हूँ, एक और चीज दिखाता हूँ, देखो ना। क्या बोला मैंने? फिक्स्ड कॉस्ट तो टोटल में हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में हमेशा फिक्स ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो तो यार फ्लक्चुएट नहीं करता ना प्रोडक्शन के साथ में, प्रोडक्शन कम हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो, प्रोडक्शन ना हो, फर्क क्या पड़ता है? फिक्स्ड कॉस्ट तो जितना इनकर होना था उतना ही इनकर होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इनकर होगा मेरा, राइट। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि हाँ 1,20,000 रुपए का मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इनकर होना था, हुआ। साल भर में मैंने क्या किया था, जब 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किया था तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा था पता है? 12 रुपए प्रति यूनिट। लेकिन मैं बोलता हूँ अब मैं 8,000 ही यूनिट प्रोड्यूस कर पाया, 8,000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर पाया। अब बताओ मेरा जो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है वो कितना आएगा? आप बोलोगे सर ये आप डिवाइड कर लो, आपका आ गया 120 डिवाइड बाई 8, इट गिव्स में 15 रुपीज प्रति यूनिट। ओहो, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा था? ये फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा था? 12 रुपया। यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है? 15 रुपया। लेकिन टोटल में फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 1,20,000। टोटल में फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे कितना है? 1,20,000। मैंने बोला ना कि टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसका नेचर ही यही है कि वो टोटल अमाउंट में टोटल का जो अमाउंट होगा उसका हमेशा फिक्स्ड होगा। देख रहे हो 1,20,000 फिक्स है, लेकिन जो पर यूनिट कॉस्ट है ना
जो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट आएगा ना वो हमेशा वैरी करता रहेगा, राइट। यहाँ देख रहे हो 12 रुपये प्रति यूनिट था, यहाँ पे आ गया 15 रुपये प्रति यूनिट, तो वैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। तो ये मैंने हम लोगों ने देखा कि जो फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर क्या, पहला नेचर फिक्स्ड कॉस्ट का क्या होता है कि दैट फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटपुट, आउटपुट बढ़े घटे हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, फिक्स्ड कॉस्ट इनकर होना जितना है उतना होकर रहेगा। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट फिक्स्ड कॉस्ट का जो वैल्यू होता है वो टोटल में हमेशा फिक्स्ड रहता है लेकिन पर यूनिट में हमेशा फ्लक्चुएट करता है। ये यहाँ रियलिटी में आपको दिख रहा है 12-15 फ्लक्चुएट हुआ या नहीं, प्रति यूनिट फ्लक्चुएट हो गया लेकिन टोटल में देखो फिक्स्ड है, राइट। तो ये मेरा फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में था। वेरिएबल कॉस्ट दूसरी तरफ एक ऐसा कॉस्ट होता है ना, ठीक इसका उल्टा, वेरिएबल कॉस्ट ठीक उसका उल्टा, थोड़ा देखना। वेरिएबल कॉस्ट का नेचर कैसा होता है मालूम? वेरिएबल कॉस्ट कहता है वेरिएबल कॉस्ट आर दोस कॉस्ट which will occur or this cost will be incurred only when there is a production। अगर प्रोडक्शन जीरो होता है तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी जीरो होगा। क्या मतलब प्रोडक्शन का अगर प्रोड्यूस किया हुआ यूनिट भी जीरो होता है तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी जीरो होगा। मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्शन जितना ज्यादा होगा वेरिएबल कॉस्ट उतना ज्यादा होगा, प्रोडक्शन जितना कम होगा वेरिएबल कॉस्ट उतना ही कम होगा। अगर प्रोडक्शन जीरो हो गया तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो हो जाएगा, राइट। अब वेरिएबल कॉस्ट का मैंने बता दिया, फिक्स्ड कॉस्ट की जिस तरह मैंने बताया था कि द फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट डिपेंड अपॉन द आउटपुट, फिक्स्ड कॉस्ट जो है आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पूरी तरीके से आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरीके से आउटपुट फ्लक्चुएट करेगा मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी फ्लक्चुएट करेगा प्रोपोर्शनेटली। से फॉर एग्जांपल मैंने बोला और एक कैरेक्टरिस्टिक्स में बता दूं एग्जांपल से पहले, वेरिएबल कॉस्ट का क्या नेचर होता है, फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर क्या था, दैट रिमेन्स फिक्स्ड इन टोटल बट वेरी पर यूनिट। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट ठीक उसका उल्टा होता है, वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स, ये वेरिएबल कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूं, रिमेन्स फिक्स्ड पर यूनिट बट फ्लक्चुएट्स इन टोटल। ओ मां, ये क्या हो गया मतलब ठीक उल्टा, वेरी फिक्स्ड कॉस्ट का ठीक उल्टा। हाँ जी सर, ठीक उल्टा। मैंने बोला था फिक्स्ड कॉस्ट में क्या होता है ना, फिक्स्ड कॉस्ट में पर यूनिट फिक्स रहेगा, ये बोला था क्या? नहीं सर, मैंने बोला था टोटल में फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स रहेगा लेकिन पर यूनिट में वेरी करता रहेगा। अब मैं बोल रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट जो है फिक्स रहेगा, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट फिक्स रहता है लेकिन टोटल में वेरी करता है। एक एग्जांपल लेता हूं, देखना। मैं बोलता हूं वेरिएबल कॉस्ट यानी कि मैंने बोला कि वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या, वेरिएबल कॉस्ट मतलब वो खर्चे जो प्रोडक्शन होंगे तो ही लगेंगे, प्रोडक्शन नहीं होंगे तो नहीं लगेंगे, राइट। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, वेरिएबल कॉस्ट मतलब वो खर्चे जो प्रोडक्शन होंगे तो लगेंगे, प्रोडक्शन नहीं होंगे तो नहीं लगेंगे। मैं कहता हूं जी जैसे मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, प्रोडक्शन होगा तो लगेगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो नहीं लगेगा। ऐसे थोड़ी ना, प्रोडक्शन होगा ही नहीं तो डायरेक्ट मटेरियल का भी खर्चा होता रहेगा। प्रोडक्शन नहीं तो मटेरियल में खर्चा क्यों होगा, समझ रहे हो? डायरेक्ट मटेरियल में खर्चा नहीं होगा अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो। मैं बोलता हूँ ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल मेरे को मिलता है 5 रुपया प्रति यूनिट, 5 रुपीज पर यूनिट मेरे को मिल जाता है क्या, मटेरियल। मैं बोला मैं 1000 यूनिट्स बनाना चाहता हूँ तो मेरे को कितना मटेरियल खर्चा करना पड़ेगा मटेरियल पे, 5 इंटू 1000 रुपीज, 1000 यूनिट्स इंटू 5 रुपीज पर यूनिट, मतलब 5000 रुपये का मेरे को वेरिएबल कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा इन टोटल। लेकिन पर यूनिट कितना हो गया, 5 अलग। मतलब अगर मैं 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहता हूं तो मेरे को वेरिएबल कॉस्ट टोटल में कितना इनकर करना पड़ेगा, 5000 रुपये। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना रह रहा है, पर यूनिट तो 5 रुपये ही रह रहा है ना, लेकिन टोटल में 5000 हो जा रहा है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि डायरेक्ट मटेरियल कितना है, वही 5 रुपये प्रति यूनिट। मैंने बोला था कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो फिक्स ही रहता है, तो पर यूनिट में फिक्स रख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब मैं 800 यूनिट प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। पहले मैंने बोला था 1000 यूनिट प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, अब मैं बोलता हूँ 800 यूनिट प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो 800 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को मटेरियल कितना खर्च करना पड़ेगा, 800 इंटू 5 मतलब 4000। देख रहे हो पहले कितना खर्च, पहले मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना इनकर हो गया, 5000 रुपया। अब मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना इनकर हो रहा है, 4000 रुपया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देखो यार, प्रोडक्शन बढ़ा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा, प्रोडक्शन घटा है ना, प्रोडक्शन 1000 से 800 हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट भी जो है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 5000 से 4000 हो गया, राइट। देख रहे हो ये प्रोपोर्शनेटली घट रहा है, जो वेरिएबल कॉस्ट है प्रोपोर्शनेटली गिर गया। मतलब ये प्रोडक्शन के साथ में प्रोपोर्शन होता है, डायरेक्टली मतलब प्रोपोर्शनेट विद द प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। लेकिन हाँ याद रख लेना, वेरिएबल कॉस्ट जो पर यूनिट होता है वो इंटैक्ट रहता है, फिक्स रहता है। पर यूनिट 5 था, पर यूनिट 5 है, टोटल में देखो यार वेरी कर रहा है, ठीक है ना, ठीक उल्टा।
किसका उल्टा? फिक्स्ड कॉस्ट का ठीक उल्टा है। आई होप इट्स क्लियर। अब मैं चलता हूं जो लास्ट हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा इन दिस क्लासिफिकेशन, दैट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प चीज है। क्या है पता है? इट इज, इसमें कुछ एलिमेंट फिक्स होता है और कुछ एलिमेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, सेमी वेरिएबल का मतलब होता है इसमें कुछ एलिमेंट फिक्स होगा, कुछ एलिमेंट वेरिएबल होगा। जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, जैसे हमारा टेलीफोन बिल, ठीक है, ये क्या होता है? इसमें पहले तो कुछ एलिमेंट फिक्स होते हैं। टेलीफोन बिल अगर आपको याद हो क्या होता है, उसमें कुछ हर महीने आपको इतना पैसा तो पेमेंट करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर क्या होगा, आपके यूज के हिसाब से वैरी करेगा। हर महीना से फॉर एग्जांपल आपको 2000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, यूज करो या ना करो, 2000 रुपये तो हर महीना आपको पेमेंट करना ही करना है, राइट। तो टेलीफोन एक्सपेंडिचर में ऐसा रूल होता था। लेकिन उसके ऊपर अगर आप ज्यादा यूज करोगे तो और ज्यादा खर्च आएगा। ठीक है, मतलब ये जो 2000 रुपये मैं बोल रहा हूँ, हर महीना खर्च करो या ना करो, यूज करो ना करो, आपको 2000 रुपये पेमेंट करना ही पड़ेगा। दिस इज व्हाट दिस 2000 रुपये इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन इसके ऊपर आप जितना खर्च करोगे, जितना यूज करोगे, और खर्चा आपको देना पड़ेगा। दैट इज व्हाट वेरिएबल, इट विल डिपेंड अपॉन द यूज, वेरिएबल कॉस्ट विल डिपेंड अपॉन द यूज। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर में कुछ एलिमेंट फिक्स होता है, कुछ एलिमेंट वेरिएबल होता है। होता दोनों ही है, कुछ एलिमेंट फिक्स होता है, कुछ एलिमेंट वेरिएबल होता है। फिक्स तो इतना होता है, ठीक है, अमाउंट वेरी कर सकता है एज द केस में भी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है वो यूज के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। सो फ्रेंड, दीज वेर द क्लासिफिकेशन जो मैंने डिस्कस किया अभी तक आप लोगों के साथ। नेचर के वाइज मैंने ऑन द बेसिस ऑफ नेचर मैंने कॉस्ट को क्लासीफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, इसके पहले मैंने आप लोगों के साथ में ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी क्लासीफाई कर दिया था। अब आगे देखते हैं, राइट। ऑल राइट फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे, सेशन यहीं पे क्लोज कर देते हैं। ज़्यादा वीडियो को मेरे को एक्सटेंड नहीं करना है, लंबा नहीं करना है। यहाँ पे हमारा जो क्लासिफिकेशन का जो कॉस्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन चल रहा था, ये इनकम्प्लीट है। इसका नेक्स्ट वीडियो मैं लेक्चर नंबर 3 में रिकॉर्ड करके दूंगा। ये लेक्चर नंबर 2 था, लेक्चर नंबर 3 में इसका कंटिन्यूएशन होगा। अब जरूर उसको देखें, इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार दे, कैसे दोगे, सब्सक्राइब करके दोगे, राइट। विद देन, थैंक यू सो मच।